नमस्कार, वेलकम टू शशांक आईएएस। सबसे पहले मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे जिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वह जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, यानी कि डाउनलोड माई एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। शशांक आईएएस, उसके ठीक नीचे ट्रिगर एग्जाम दिया हुआ है और आपकी अपनी संस्था का लोगो यानी कि मेरा इमेज वहां पर आपको दिख रहा होगा। तो आज ही डाउनलोड करें और देर ना करें बेहतर लाभ प्राप्ति हेतु। अन्य महत्वपूर्ण सूचना में शशांक आईएएस आप सभी विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री एक समग्र अध्ययन आपके बीच में बैच चल रहा है। कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ्स है और इस क्लास के अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण सेगमेंट पर चर्चा की जाएगी। अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लास कोर्स की संपूर्ण फीस 1199 रुपए, बट अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो मात्र 999 रुपए आपके लिए होगा। अगर इन फीस को पेमेंट करने में भी दिक्कत हो रही है तो आप मंथली भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसका चार्ज 300 रुपए पर मंथ होगा। किसी प्रकार की कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं 8010045904। तो आज ही जुड़ें और बेहतर करने का प्रयास करें। चलिए आज बिना अधिक बात के हम लोग अपने सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट हेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो आज का क्लास हमारा गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति और इसके साथ साथ गुप्तकाल की भू व्यवस्था पर भी हम लोग पर चर्चा करेंगे। अनावश्यक विस्तार से बचते हुए कक्षा कार्यक्रम का जो मुख्य विशेषता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बीच में बात की जाए तो उसी के अनुसार हम बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारा प्रयास रहेगा कि बातों को समझाने के लिए हम कई प्रकार के उदाहरण आपके बीच में रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सामाजिक स्थिति की बात करें। आप लोग भी हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे। सामाजिक स्थिति, देखिए जब कभी भी सामाजिक स्थिति की बात हो तो दो बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। एक तो वर्ण सिस्टम यानी कि वर्ग विभाजन का क्या है, वर्ग विभाजन, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा। कभी भी सामाजिक स्थिति पर अगर बात हो तो इन दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो आइए यहां पर जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग बात करें, क्योंकि आज की जो क्लास है, जो आज का कक्षा कार्यक्रम है, वह विस्तार होगा भूमि राजस्व व्यवस्था से। खैर, हम लोग वर्ग विभाजन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे गुप्त काल में भी जो वर्ग विभाजन की बात की गई है, समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। और 4 वर्णों में मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आप यहां पर देखेंगे कि समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में समाज जो है विभाजित था। और कहा जाता है कि सामाजिक जीवन में ब्राह्मण बाकी अन्य लोगों की तुलना में सर्वोपरि, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र से सर्वोपरि, वैश्य शूद्र से, और शूद्र सबसे निचले पायदान पर है। यानी कि अभी भी समाज में वर्ग विभेद, डिस्क्रिमिनेशन पूर्णतया व्याप्त था। तो यहां पर कभी भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या गुप्त काल में सामाजिक स्थिति यानी कि जो 4 वर्ण हैं उनकी क्या स्थिति रही, यथावत बना रहा, तो निश्चित रूप से आप इस बात को समझिएगा कि गुप्त काल में भी जो है वर्ण व्यवस्था की स्थिति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस प्रकार की स्थिति बनी रही। हालांकि पूर्व वैदिक काल की संकल्पना है। आप सभी को पता होगा कि पूर्व वैदिक काल में, मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपको इसकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा। आपको याद होगा कि पूर्व वैदिक काल में, अर्ली वैदिक पीरियड में, अगर आप ठीक से याद कर पा रहे हो, आप एक बार अपने दिमाग पर जोर दीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य पदाभ्याम शूद्रो जायते, कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, बाहुराजन्य कृतः भुजाओं से क्षत्रिय का, उदर से वैश्य का और जंघों से शूद्र का जन्म हुआ है। लेकिन यहां पर ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे आप इस प्रकार के जो है वर्ण व्यवस्था के जन्म को देख रहे हैं। ब्रह्मा यानी कि ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि प्रकृति। तो यहां पर यह प्रकृति का स्वभाव है, नेचर है। लेकिन पूर्व वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था थी। और पूर्व वैदिक काल में एक बात और था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो वर्ण हैं दरअसल ये आप देखेंगे कर्म पर आधारित व्यवस्था के अनुसार थे।
यानी आपका जैसा कर्म होगा आपके ठीक नाम से आगे उस प्रकार के जो है वर्ण जुड़ जाएंगे। अगर आप पठन पाठन का कार्य करते हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे, आप सुरक्षा देते हैं क्षत्रिय कहलाएंगे, व्यापार बिजनेस किसी कार्य में अगर रुचि ले रहे हैं तो वैश्य है, और इन सब की सेवा कर रहे हैं कोई और कार्य नहीं करे तो आप शूद्र हैं। और ये चारों वर्ण के लोग एक ही परिवार में जन्म ले सकते हैं या लेते थे, और अपने अपनी योग्यता के आधार पर इनका विभाजन हो जाता था, क्योंकि इस बात की पुष्टि ऋग्वेद के 8वें मंडल में है, जिसमें कहा गया है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी मां जो है चक्की या जो है गेहूं पीसने का कार्य करती है। इसका मतलब कि 8वें मंडल की अगर लाइन को अगर आप देखेंगे तो एक ही परिवार में आप देखेंगे कि एक डॉक्टर है, एक कवि है और एक जो है चक्की चला रहे हैं। जबकि आने वाले समयों में यानी कि उत्तर वैदिक काल और उसके बाद के समयों में धीरे धीरे यह व्यवस्था कठोर होती गई और जन्म पर आधारित होती गई। जो ब्राह्मण है पठन पाठन का कार्य वो जन्म पर आधारित हो गया, क्षत्रिय जन्म पर आधारित, वैश्य जन्म पर आधारित और शूद्र जन्म पर आधारित। तो जब जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था हो जाती है तो वहीं से कहीं न कहीं जाति का जन्म हो जाता है। तो अर्ली वैदिक काल में तो ठीक था क्योंकि कर्म पर आधारित था, लेकिन उसके बाद उत्तर वैदिक काल और उसके बाद दिन प्रतिदिन समय और कालानुसार आप देखेंगे यह जन्म पर आधारित हो गया, जो कि कठोर हो गया और इससे कहीं न कहीं एक विशेष वर्ग का जो है शोषण होता रहा। तो आप यहां पर देखिए गुप्त काल की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में भी चारों वर्ण की स्थिति व्याप्त थी, लेकिन ये कहीं न कहीं जन्म पर आधारित हो चुकी थी, क्योंकि अब कर्म पर आधारित ये न के बराबर थी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सीधी सी बात है कि अगर ऐसी व्यवस्था है और जन्म पर आधारित है, निश्चित रूप से आप देखेंगे यहां पर वर्ग विभेद होना तय है। जिनमें ब्राह्मणों की स्थिति सबसे अच्छी और उसके बाद क्षत्रिय और उसके बाद वैश्य, सबसे निम्न स्थिति यहां पर आप देखेंगे शूद्रों की थी। तो गुप्त काल भी भले गुप्त काल स्वर्ण काल है, लेकिन यहां पर वर्ग विभाजन के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, वर्ण व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शूद्रों की स्थिति अन्य वर्ग की तुलना में बहुत निम्न है और दयनीय है। तो यहां पर इस चीज को आप देख सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जो जाति जन्म लेती है, जाति व्यवस्था, वह एक तो व्यापार, बिजनेस, कृषि, शिल्प, उद्योग, इनके विकास की वजह से नए नए जातियों का अभ्युदय हो जाता है, क्योंकि उस प्रकार के कार्य करने वाले लोगों को उस जात श्रेणी में डाल दिया जाता है। और दूसरे वैवाहिक परंपरा के आधार पर भी कहीं न कहीं जाति व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्हीं वर्ण व्यवस्था से मिश्रित जातियों का अभ्युदय हुआ। तो आप यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इन्हीं वर्ण व्यवस्था से मिश्रित जातियों का जन्म हुआ। कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य की स्मृति में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की वजह से मिश्रित जातियों का जन्म हुआ। याज्ञवल्क्य स्मृति में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण मिश्रित जातियों का जन्म हुआ। यहां पर दो शब्द आपको दिख रहे हैं, अनुलोम और दूसरा दिख रहा है प्रतिलोम। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को लेकर के परेशान होंगे कि ये अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या है, क्योंकि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह को बिना समझे आप मिश्रित जातियों के जन्म और उदय के बारे में नहीं समझ पाएंगे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र से जुड़े होंगे, शायद वो इस बात को समझ पा रहे होंगे, या जिनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगा इतिहास विषय को लेकर के, वो भी अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को समझ पाते होंगे। लेकिन जिनका नहीं है आज वो भी समझ करके जाएंगे और मुझे बताएंगे कि आज कितने लोग अनुलोम विवाह किए हुए हैं और कितने लोग प्रतिलोम विवाह किए हुए हैं।
कितने लोग भविष्य में अनुलोम विवाह करेंगे, कितने लोग प्रतिलोम विवाह करेंगे। पहले मैं अनुलोम और प्रतिलोम क्या है, किस प्रकार के विवाह हैं, मैं इसकी बात कर लेता हूं, फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा। और हां, एक बात ध्यान रखना, ईमानदारी से उत्तर देना कि कितने लोग हैं जिन्होंने अनुलोम विवाह किया है और कितने लोग हैं जिन्होंने प्रतिलोम विवाह किया है। अब वही सही उत्तर दे पाएंगे जो अनुलोम और प्रतिलोम के भाव को, अर्थ को यहां पर समझेंगे बड़े सहज और सरल तरीके से। कुछ ही शब्दों में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा जाता है कि उच्च कुल का लड़का, ध्यान दीजिएगा, उच्च कुल का लड़का अपने से, अपने कुल या फिर अपने से निम्न कुल में किसी भी वर्ण की लड़की से विवाह करता है तो अनुलोम होगा। लेकिन अगर उच्च वर्ण की लड़की अपने से निम्न कुल में विवाह करती है तो क्या होगा, प्रतिलोम होगा। मतलब कि अगर ब्राह्मण कुल का लड़का है, वह अपने कुल के अलावा या साथ ही किसी अन्य कुल की लड़की से विवाह करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड़के का कुल क्या है, ऊंचा है, और वह अपने से निम्न कुल की लड़की के साथ विवाह कर सकता है। क्षत्रिय के साथ करेगा, वैश्य के साथ करेगा, शूद्र के साथ करेगा। तो ऐसी स्थिति में अनुलोम शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन प्रतिलोम की अगर हम बात करें तो उच्च वर्ण की लड़की अगर अपने से निम्न वर्ण की लड़की में विवाह कर, निम्न वर्ण के लड़के के साथ विवाह करती है तो प्रतिलोम होगा। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण वर्ग है, यहां पर अगर ब्राह्मण वर्ग का लड़का, ठीक है, अगर ब्राह्मण वर्ग का लड़का क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल या शूद्र कुल में विवाह करता है किसी लड़की के साथ तो प्रतिलोम होगा। लेकिन अगर ब्राह्मण कुल की लड़की है, ध्यान दीजिएगा, लड़की है, तो आप देखेंगे कि अगर वह अपने से जो है निम्न कुल के लड़के के साथ विवाह करती है तो क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। अब आप सीधे समझ गए होंगे। इन्हीं अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के संयोग से जिन जातियों का, जिन मिश्रित जातियों का अभ्युदय हुआ, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सीधी सी बात है, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे लड़के लड़कियां सब प्रेम करते हैं और उनका प्रेम इस कदर परवान चढ़ता है कि तोड़ के सारे बंधन सब कसम खा लेते हैं कि या कहीं दूर चले हम। परिणाम क्या होता है कि समाज से उनको बहिष्कृत कर दिया जाता है। खैर, आज अब ऐसी स्थिति नहीं है, समाज बहुत फ्लेक्सिबल हो चुका है, लचीला हो चुका है, इसको हमें और आपको स्वीकार करना है। लेकिन अभी कई ऐसे जगह हैं जहां परिस्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो छोटे कर दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि प्रेम विवाह करेंगे, उसी पर छोटे कर दिए जाएंगे। और कहीं ऐसा हो कि जात से बाहर करते हैं तो निश्चित रूप से छोटा होना तय है। और अगर उसमें भी कहीं अति निम्न कुल में अगर विवाह करते हैं, जैसा कि व्यवस्था बना हुआ था सामाजिक, तो फिर आपका जाना तय है। तो आप अब समझ सकते हैं, मैं अभी आपसे पूछूंगा। तो यहां पर आप देखेंगे अनुलोम और प्रतिलोम। इन्हीं अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के संयोग से मिश्रित जातियों का जन्म हुआ, और दूसरा अपने अलग अलग व्यवसाय अपनाने की वजह से भी जातियों का जन्म हुआ। दोनों परिस्थितियों को आपको समझना है। जैसे हम आपको बता दें, एक जाति है कायस्थ, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा अन्य बहुत सारी जातियां हैं जिनका अनुलोम प्रतिलोम विवाह की वजह से जो है ये स्थिति बनी। तो सबसे पहले हम कायस्थ की बात करें कि उससे पहले हम आपको बता दें कि याज्ञवल्क्य की स्मृति में, ठीक है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की चर्चा की गई है। तो आइए जरा उन अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बारे में हम बात कर लें कि क्या परिस्थितियां और किस किस के संयोग से क्या क्या जन्म होता है। चलिए, बात समझ में आ रहा है तो यहां पर इस चीज को लिखिएगा। याज्ञवल्क्य की स्मृति में अभी हम आपसे पूछेंगे, याज्ञवल्क्य स्मृति में अनुलोम, बहुत सारे विद्यार्थी तो मजा ले रहे हैं, अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह की चर्चा की गई। तो बात को समझना है कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अब यहां पर अनुलोम प्रतिलोम समझ गए हैं, तो मैं यहां पर मैं लिख रहा हूं जाति या जातियां, क्षमा चाहूंगा, जातियां।
और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं पिता और माता। जैसे कुछ मैं जातियों का उदाहरण दे रहा हूं। जैसे एक जाति है अंबस्ट जाति। अब अंबस्ट जाति जो है, यहां पर आप इस बात को समझिएगा कि इनका अभ्युदय कैसे हुआ। तो कहा जाता है कि ब्राह्मण पिता और वैश्य माता। अगर मान लीजिए कोई मोहन नामक ब्राह्मण किसी मोहनी जो कि वैश्य कुल में है उनसे प्रेम कर लिया। जैसे ब्राह्मण आप यहां पर देखेंगे कि पिता ब्राह्मण है मोहन और माता मोहनी। अब देखिए, अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर ब्राह्मण कुल में विवाह करते हैं तब तो कोई बात नहीं, तो जाति ब्राह्मण ही रहेगी। लेकिन ब्राह्मण से अलग हट करके दूसरे कुल में विवाह करेंगे तो नई नई जातियों का अभ्युदय तय है। मोहन प्रेम किया मोहनी से, तो मोहन के पिता ने कहा कि छोड़ दो। उसने कहा नहीं छोड़ेंगे। किसे छोड़ोगे? सबको छोड़ेंगे, सब कुछ तोड़ देंगे मोहनी के लिए। तो जब ऐसी स्थिति आई तो तोड़ दो, तोड़ दिया। अब मोहन और मोहनी ने विवाह किया। अब जब मोहन और मोहनी ने विवाह किया तो परिणाम के रूप में मोहन स्क्वायर का जन्म हो गया, या फिर मोहनी स्क्वायर का भी जन्म हो जाएगा। अब ये जो मोहन स्क्वायर मोहनी स्क्वायर हैं भाई, इनको जो है ब्राह्मण परिवार के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और वैश्य वर्ण के जो लोग हैं वहां पर भी दिक्कत आएगी, क्योंकि अब जब मोहन स्क्वायर या मोहनी स्क्वायर होंगी वो वैश्य बनना नहीं चाहेंगी। ब्राह्मण वर्ग में अगर जाती हैं तो ब्राह्मण वर्ग के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में ये दोनों कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आओ हम दोनों शादी करते हैं और अपने बच्चों के साथ कहीं दूर टापू पर चले जाते हैं और यहीं पर अपने नाम के आगे अंबस्ट लिख देते होंगे, यानी कि एक नई जाति। इसी तरीके से आप देखेंगे कि और भी जातियां हैं, ठीक है। जैसे आप विशेष रूप से देखेंगे, अभी तो ये अनुलोम विवाह, ये मैं अनुलोम विवाह दिखा रहा हूं जहां पर उच्च कुल का पिता है और निम्न कुल की माता है। यह है अनुलोम विवाह। इसके अलावा एक और बात बता दें, जैसे निषाद जाति है ना, निषाद जाति, निषाद जाति यानी कि केवट, केवट जाति की भी यही बात है कि कहा जाता है कि ब्राह्मण और शूद्र, अगर पिता ब्राह्मण है और माता शूद्र कुल में है तो इन लोगों का जब प्रेम होगा तो परिणाम के रूप में निषाद जाति का जन्म होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ब्राह्मण पिता है और शूद्र माता है, किसी बालक या बालिका का जन्म हुआ, अगर बालक का जन्म हुआ तो ब्राह्मण कुल में जाना चाहेगा, लेकिन ब्राह्मण वर्ग के लोग स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा की बात है। और शूद्र कुल में वो जाना नहीं चाहेगा क्योंकि उनकी सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय है। तो फिर वो एक नए जीवन की तरफ बढ़ेगा, ना तो शूद्र हो पाएगा ना ब्राह्मण बन पाएगा, तो बीच बीच में रहेगा, तो बन जाएगा केवट यानी कि निषाद। तो ब्राह्मण पिता और शूद्र माता से उत्पन्न संतान जो हुए आगे चल करके वह निषाद कहलाए। यहां पर आप इस बात को देख सकते हैं। इसके अलावा एक जाति है उग्र जाति। तो जो उग्र जाति है भाई, यहां पर आप देखिएगा कि क्षत्रिय पिता और शूद्र माता, इनसे उत्पन्न जो पुत्र पुत्री हुई वह उग्र जाति में आ गई। इसके अलावा एक और जाति है कर्ण, लेकिन यहां पर देखिए पिता उच्च कुल का है, इसलिए अनुलोम विवाह है। तो अनुलोम विवाह से भी जातियों का अभ्युदय हुआ और प्रतिलोम विवाह से तो जातियों का अभ्युदय होना तय है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनुलोम विवाह से जिन जातियों का अभ्युदय हुआ उनको सामाजिक रूप से प्रतिलोम विवाह की तुलना में उत्पन्न संतानों से अधिक इज्जत मिली और उन जातियों को भी अधिक इज्जत मिली। लेकिन प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न जो संतान हुए और जिस जाति में गए वह अनुलोम की तुलना में निम्न दर्जे में बने रहे। जैसे कर्ण एक जाति है, यहां पर आप देखेंगे कि वैश्य कुल का पिता है और शूद्र कुल की माता है, तो इनसे जो उत्पन्न संतान होंगे वो कर्ण में है। बात को समझिए। बात मैं कह रहा हूं कि अनुलोम विवाह से भी जातियों का अभ्युदय हुआ और प्रतिलोम विवाह से भी जातियों का अभ्युदय हुआ। लेकिन अनुलोम विवाह से जो जातियां निकल करके आई वह प्रतिलोम विवाह की तुलना में अधिक सम्मान समाज में पाई, और जो प्रतिलोम विवाह से निकल करके जातियां आई वह तुलनात्मक रूप से समाज में बहिष्कृत रहीं और हेय दृश्य देखी गई।
तो ये जो है अभी आप देख पा रहे हैं कि पिता वर्ग का जो कुल है वो उच्च है, तो अनुलोम विवाह। लेकिन यहीं पर प्रतिलोम विवाह आप देखिएगा कि प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप कौन सी जातियां आ रही हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं। इसीलिए आप लोग अनुलोम और प्रतिलोम विवाह करते समय सोच लीजिएगा। अब प्रतिलोम विवाह, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि हम तो विवाह कर लिए, अब क्या सोचना, अब जो करना था गुरुजी कर लिए, पहले बताए होते। लेकिन जो करने वाले लोग हैं उनको भी तो ज्ञान देना जरूरी है। गलत कर रहे हैं हो, बताओ सही। कई सारे लोग विवाह कर चुके हैं। अच्छा, जो अपनी जाति में विवाह करते हैं ना, उनके लिए अनुलोम प्रतिलोम की बात ही नहीं है। एक बात और समझ लीजिएगा, जो अपनी जात में विवाह करते हैं उनके लिए कोई अनुलोम प्रतिलोम नहीं है। लेकिन जब जात से बाहर, वर्ण से बाहर आप विवाह करेंगे, तब यह बात निकल करके आएगा कि अनुलोम और प्रतिलोम। तो वहां पर अनुलोम समझ गए होंगे। अब कुछ लोग अनुलोम विलोम करने लगे होंगे। अनुलोम विलोम नहीं, अनुलोम प्रतिलोम, सीधा उल्टा, तो वही कहानी है। चलिए, प्रतिलोम में आप देखिएगा, यहां पर लिख देते हैं जातियां, इधर लिख देते हैं पिता, और इधर लिख देते हैं माता। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिलोम की, यानी कि पिता पक्ष अब माता पक्ष से निम्न वर्ण का होगा, निम्न वर्ण का होगा, निम्न वर्ण का होगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में आया है और गलत करके चले जाते हैं तोते की तरह। तो भाई कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, जिसको पकड़ लोगे ना तो कभी गलत नहीं होगा साहब, और समझ ही नहीं पाओगे तो फिर जाओ आंख बंद करके लगा देना। तो ध्यान रखना। अब प्रतिलोम का मतलब कि पिता निम्न वर्ण का होगा और माता उच्च कुल की होगी, उच्च कुल की। जैसे एक जाति है सूत, सूत जाति है, इसमें पिता क्षत्रिय है, क्या है, क्षत्रिय है, और माता ब्राह्मण है। अब देखिए, पिता जो है क्या है, वह निम्न कुल का है, माता उच्च कुल की है, संतान वह किस जाति में जाएगा, सूत जाति में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक जाति है वैदेहक, वैदेहक जाति, वैदेहक में देखेंगे पिता वैश्य कुल का है, तो माता किस कुल की होगी भाई, तो माता ब्राह्मण कुल की यहां पर है, मतलब कि उच्च कुल की होनी चाहिए, वैदेहक का हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे चांडाल एक जाति है, आप देखे होंगे, चांडाल में सुने भी होंगे, नहीं देखें, शूद्र कुल का पिता और ब्राह्मण कुल की माता। अब अगर यहां पर मोहब्बत हो गया भाई, तो प्रेम तो परवान चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और आपको पता है कि कसम खाए जाते हैं कई सारे लोग, हीर रांझा, ठीक है, रोमियो जूलियट, लैला मजनू जैसे प्रेम को आज भी महत्ता देते हैं। खैर, आप में से मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ ही विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इस तरह के अमर प्रेम की बात करते होंगे, लेकिन कुछ बड़े सुलझे होंगे, गुरुजी कौन इस फंडे में पड़े, जैसा जीवन है चलने दीजिए, वैसे ही बहुत कष्ट है, सिलेक्शन हो नहीं रहा है और आप अनुलोम प्रतिलोम विवाह किए जा रहे हैं। मैं नहीं कि कर रहा हूं भाई, याज्ञवल्क्य की स्मृति में ये बात को लिखा हुआ है। और अगर आप ध्यान दीजिएगा, अनुलोम विवाह है तब तो गर्दन कटने से बच जाता है, लेकिन प्रतिलोम विवाह में तो भाई छोटा होना तय हो जाता है। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, हमें और आपको स्वीकार करना है। अच्छा, कुछ योद्धा ऐसे होंगे ना जो 10 उदाहरण पेश कर देंगे, अरे सर नहीं जानते हैं, हमारे गांव के बगल में एक मोहनपुर गांव है, वहां पर तो एकदम आज तक पता ही नहीं चला कि लोग कहां गायब हो गए, लड़की कहीं और लड़का कहीं और, आवाज तक गायब है तो कहां है। लेकिन यह भी तो उदाहरण बताया करो कि नहीं सर, सोहनपुर गांव में ऐसा विवाह हुआ था, बड़ा सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोग, 2-4 दिन के लिए नाराज हुए थे, अपना लिए, अब सब कुछ ठीक है। गांव की तुलना में शहरी जीवन ज्यादा बेहतर हो गया है इन सब मामलों में, लेकिन गांव में अभी भी स्थिति थोड़ी सी बनी हुई है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, प्रतिलोम विवाह वाली स्थिति ऐसी होती है, तो शहर आ जाइएगा, तो क्या दिक्कत है। और अनुलोम विवाह वाली स्थिति है तो भी शहर आ जाइएगा, तो समस्या बन जाती है। आइए यहां पर एक नए जीवन की शुरुआत करिए और वही कहानी, तोड़ के सारे बंधन सब, मोहब्बत की कहानी लिखिए। तो यहां पर आप इसे देखिए, मैं कह रहा हूं विवाह की वजह से जातियों का, मिश्रित जातियों का अभ्युदय हुआ। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के व्यवसाय अपनाने से भी जातियों का अभ्युदय हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। जैसे कायस्थ जाति के बारे में कहा जाता है कि वहां पर अनुलोम प्रतिलोम की बात नहीं है, खैर उसके भी बारे में एक अलग परंपरा है। लेकिन यहां पर कहा जाता है कि जो लेखनी का कार्य ब्राह्मण वर्ग के लोग करते थे, जब उसको एक विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाने लगा तो एक नई जाति की अभ्युदय हो गई। खैर यहां पर अभी हम अनुलोम प्रतिलोम पढ़ रहे हैं, तो प्रतिलोम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आपने इस चीज को देखा।
इसके अलावा आप देखिए एक और जाति है पुक्कस। अब ये कहां पाई जाती है मुझे नहीं पता है पुक्कस, लेकिन आप लिख लीजिए पुक्कस। पुक्कस जात के लोग कैसे जन्म लेते हैं भाई? वैश्य पिता हो और क्षत्रिय माता हो, यहां पर अगर प्रेम परवान चढ़ा है तो पुक्कस नामक जाति होगा। तो अब आप समझ गए हैं ये स्थिति। तो अनुलोम प्रतिलोम दोनों विवाह को, सबसे पहले अगर विवाह आप अपने जाति कुल धर्म में करते हैं तो वहां पर अनुलोम प्रतिलोम की बात ही नहीं करनी है। लेकिन अगर आप अपने जाति से हट करके विवाह करते हैं, अपने वर्ण से हट करके विवाह करते हैं, तब आप सोचिएगा विवाह अनुलोम है कि प्रतिलोम है। और जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है दोनों में समस्याएं आती हैं। अनुलोम विवाह में प्रतिलोम विवाह की तुलना में कम समस्या आती है, क्योंकि आप अब समझ गए होंगे अगर आप उच्च कुल घराने के हैं और निम्न कुल घराने से, निम्न वर्ण के घराने से अगर विवाह करने समस्या आएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात आप बड़ी बारीकी समझिएगा, यहां पर उच्च वर्ण और निम्न वर्ण का ये खेल होता है। लेकिन अभी अगर अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग आपके क्लास को डिवीजन किया जाए ना, तो वहां पर सारे लोग इस नियम कानून को भूल जाते हैं। अभी कोई उच्च वर्ण की लड़की किसी अपने से निम्न कुल वर्ण के लड़के से विवाह करती है और उसका बैकग्राउंड बहुत शानदार है, तब वहां पर ये सारी चीजें लोग भूल जाते हैं। मान सम्मान, मान लीजिए ब्राह्मण कुल की लड़की है, क्षत्रिय कुल की लड़की है, वह वैश्य या शूद्र कुल के लड़के से विवाह करती है और वह लड़का बहुत बड़ा नेता हो, बहुत बड़ा अधिकारी हो, बहुत बड़ा अभिनेता हो, तब क्या बोलेंगे? सब कुछ जायज है साहब। लेकिन वही मोहन अथाह प्रेम करता है और निम्न वर्ण का लड़का है, मतलब लैला मजनू रोमियो जूलियट सोनी माहीवाल सबको पीछे कर देगा, और अगर कुछ भी नहीं कर रहा है तो दूसरे दिन विवाह के बाद कई इंच छोटा कर देते हैं। तो ये चीजें हैं, ये हमें और आपको सबको मानना है। और ऐसा नहीं है, ये मैं हर वर्ण की मैं बात कर रहा हूं, हर वर्ग की बात कर रहा हूं, सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, वैश्य शूद्र की बात कर रहा हूं। शूद्रों में भी ये स्थिति है, वहां पर देखिए क्लास डिवीजन है। अगर किसी की आर्थिक स्थिति बहुत सही है तो अपनी बेटी का विवाह उस शूद्र कुल में करना चाहेगा जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत सही है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक स्थिति में कमजोर हो तो वहां पर भी ये बातें हो सकती हैं कि रोमा तुम कैसे विवाह कर सकती हो, तुम्हारे लिए तो सोमा बना हुआ है। तो बात समझिएगा, सब जगह दिक्कत है, एक जगह नहीं। लेकिन हां, इन सभी बुराइयों से दूर हट करके आपको बढ़ना होगा। लेकिन क्लास डिवीजन साहब तो हर वक्त बना रहेगा। जहां वर्ण के आधार पर पहले बना रहा, आज वहीं अब रुपए पैसे धन दौलत के आधार पर बना रहेगा। आप किसी भी वर्ण की लड़की हो, कोई अभिनेता जो कि निम्न कुल का हो और बड़े अच्छे पोजीशन पर पहुंच गया हो, देखिए कहां पर लोग पहुंचते हैं। आप जो है अगर निम्न कुल की लड़की हैं और उच्च वर्ण का कोई है तो खैर वहां तो बात ही दूसरी है, वहां तो भाई ठीक ही है। तो इस सब चीजों को आपको समझना होगा। आई होप कि अनुलोम और प्रतिलोम समझ गए होंगे। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जात कुल में विवाह करेंगे, और जो जात कुल में विवाह करेंगे उनके लिए अनुलोम प्रतिलोम नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, तुम लोग बार बार बोलते हो अनुलोम प्रतिलोम किसके लिए है? जो जात कुल से अलग हट करके विवाह करेंगे उनके लिए अनुलोम प्रतिलोम है। और जब जात कुल से अलग हट करके विवाह करोगे तब वहां पर देखना कि अनुलोम है कि प्रतिलोम है। अनुलोम है तब तो ठीक है, चल जाएगा काम। गांव से बड़े कस्बे भी आ जाओगे तो उस कस्बे में भी कोई आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर प्रतिलोम है भाई तो फिर महानगर में ही शरण लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? बोलोगे नहीं ना? अनुलोम प्रतिलोम याद हो गया? कसम खाओ, खाओ मां सरस्वती की कसम। बचपन में आप लोग कसम खाते थे नहीं? कसम खाते थे, मतलब घर परिवार के लोगों को पता था कि अगर किसी भी वस्तु को इसने चुराया है ना या झूठ बोल रहा है तो सरस्वती कसम खिलाते थे। सरस्वती कसम तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, नहीं कहते थे विद्या कसम खाओ। कितने लोग बचपन में ऐसे कसम खाएं? सच सच बताना। मम्मी पापा का कसम। वैसे आप लोग आज के समय में लोग कसम क्यों नहीं खिलाते? उसको पता है अरे कसम वसम तो तुरंत खा लेता है, तुरंत सबसे पहले पहुंच करके खा लेगा कसम। तो अभी आजकल हमारे बहुत सारे छात्र छात्राएं जुड़ी हुई हैं। कई ऐसे हमारे छात्र मित्र हैं जिनका विवाह हो गया है, तो अपनी उस अनुभव को शेयर कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ कैसी हरकत करते हैं। और हमारी छात्रा भी यहाँ पर बहुत सारे लोग वैवाहिक जीवन जी रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहा है, तो उनके भी परिवार में बच्चे हैं, तो वो भी इस बात को समझ रहे होंगे। हम भी समझते हैं, हम भी उसी जीवन में हैं। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं
और यहां पर आप इस बात को समझ गए होंगे। एक बात मैंने बोला था कायस्थ, कायस्थ के बारे में, कायस्थ के बारे में यहां पर आप देखिए, कायस्थ एक जाति है जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। कायस्थ कहा जाता है कि इनका उदय भूमि प्लस भू राजस्व के स्थानांतरण के कारण हुआ। इनका उदय भूमि प्लस भू राजस्व के एक्सट्रीमली सॉरी स्थानांतरण के कारण हुआ। कुछ लोग अब बता रहे हैं कि सर हम प्रतिलोम विवाह करना चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर हमने कसम खा रखा है अनुलोम विवाह करेंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर हम अपनी जात में विवाह करेंगे, और कई ऐसे हैं जो कसम खा लेंगे गुरुजी हम विवाह नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया। अच्छा, हमारे कई ऐसे विद्यार्थी हैं ना जिनका फ़ोन आया, मैसेज आया मेरे पास, मैं आपको ईमानदारी बता रहा हूँ, क्लास तो रिकॉर्डेड है, लाइव होता तो मैं आपसे सीधे पूछ लेता। कई ऐसे विद्यार्थी हैं कि उन्होंने उतना अटेम्प्ट या प्रयास सिविल सर्विस की तैयारी या स्टेट पीसीएस की तैयारी या किसी अन्य परीक्षा में नहीं लिया होगा जितना अटेम्प्ट प्रेम करने के लिए अपने काल्पनिक प्रेसी या ऐसी प्रेमिका जो उन्हें अपना प्रेमी ना स्वीकार करती हो लेकिन सामने वाला उसे अपनी प्रेमिका के रूप में पूर्णतया स्वीकार कर लेता है और बार बार उसको एक रूप देना चाहता और उसके सम्मुख जाकर के हमेशा प्रपोज करता रहता, जैसा कि आप लोगों के शब्दों में इस बात को कहा जाता है, और आज तक उसे एक्सेप्ट नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार प्रस्ताव पे प्रस्ताव, प्रपोजल पे प्रपोजल, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लेते रहते हैं, और कहा जाता है कि उनका अटेम्प्ट जो है यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का अटेम्प्ट खत्म हो जाता है और ये अटेम्प्ट आज तक चलता रहता है, और तैयारी के दौरान उतने अटेम्प्ट नहीं लेते हैं जितना कि यहाँ पर अटेम्प्ट ले लेते हैं। तो ऐसे भी विद्यार्थी होंगे, मुझे शेयर करेंगे, मैसेज लिखेंगे ग्रुप में, शर्माना नहीं है, आपकी धरती आपका समाज, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और कोई भी न्यायालय अगर आपको किसी ऐसे कारणों से नहीं दंड देता है तो आप स्वतंत्र हैं किसी बात को कहने में। तो समझ गए ना, बहुत सारे लोग ऐसे प्रयास करते रहते हैं। तो जो लोग अभी अटेम्प्ट ले रहे हैं ना तैयारी के दौरान, बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, पहले तैयारी कर लो, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद अटेम्प्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फिर तुम्हारे लिए स्वयंवर होगा, स्वयंवर में समझ रहे हो ना। अच्छा, पहले लड़कियों का स्वयंवर, अब लड़कों का स्वयंवर हो, मतलब क्या कहेंगे, स्वयंवर तो कहेंगे नहीं, स्वयं अपने वधू को, वर और वधू तो स्वयं वधू हो जाएगा, वो आएंगे और सब तमाम अभिनेत्रियां, अप्सराएं, मेनका, रंभा, सब लोग रहेंगे, और आप लोग अगर सिविल सर्विस में सिलेक्शन पा जाओगे तब, और नहीं तो फिर वही है, बहुत सारे लोग अलग से मिलेंगे। खैर चलिए, इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, आप लोग बहुत मज़ा ले लेते हैं और अभी पता चले कि हम विषयांतर हो जाएंगे। टॉपिक भी ऐसा है, आगे चल कर पढ़ाएंगे। तो क्या पढ़ा रहे थे वो? हाँ, इनका उदय भूमि प्लस भू राजस्व के स्थानांतरण के कारण हुआ। किनका? कायस्थ का। कायस्थ का कहा जाता है कि ब्राह्मण लेखकों के जो एकाधिकार थे, पहले लेखनी का कार्य कौन करता था? ब्राह्मण वर्ग के लोग करते थे। उनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया और एक नए वर्ग का अभ्युदय हुआ लेखक कार्यों में, वो कायस्थ था। तो लिखिएगा कि ब्राह्मण वर्ग के लेखाधिकार को समाप्त कर दिया। मिला जुला करके लेखन का कार्य करते थे कायस्थ लोग। आइए अब हम बात करते हैं दास प्रथा की। दास प्रथा की प्रश्न ये उठता है कि गुप्त काल में दास प्रथा थी या नहीं। सबसे पहले मुझे आप बताएं, प्रश्न ये उठता है कि गुप्त काल में दास प्रथा थी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि दास प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा प्रचलित थी, जो कि एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। तो लिखिएगा दास प्रथा प्रचलित थी। सबसे पहले लिखिए दास प्रथा प्रचलित थी। क्या थी भाई? प्रचलित थी। कहा जाता है कि नारद और बृहस्पति स्मृतियों में स्पष्ट है कि दास केवल अपवित्र कार्यों में लगाए जाते थे। क्योंकि दो महत्वपूर्ण स्मृतियों का उदाहरण मैं देता हूं, बृहस्पति
प्लस नारद, बृहस्पति प्लस नारद स्मृति में यहां पर कहा गया है कि दास जो होते थे ना, दास केवल अपवित्र कार्यों में लगाए जाते थे। ठीक है, और इसका मतलब कि दास प्रथा था। कहा जाता है कि नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किसमें है? नारद स्मृति में है। तो चलिए भाई, उन 15 प्रकार के दासों के नाम को हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। तो यहां पर पॉइंट आउट कर लूं कि नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। देखिए, अब 15 प्रकार के दासों को याद नहीं करना है बेटा, बहुत सारे लोग याद कर लगते हैं, लेकिन अगर किसी भी विद्यार्थी को याद हो जाए ना तो एक अलग मजबूती होती है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हमारी बात को गंभीरता से लीजिएगा। कई ऐसे फैक्ट होते हैं, कई ऐसी लाइनें होती हैं जिनको हम एजुकेटर्स और आप में से भी कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो बौद्धिक होंगे, अगर मैं उनकी बात करूं तो कहते हैं कि इसको इग्नोर कर दीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। बात ठीक है, लेकिन अगर उस प्रकार की बातें अगर आप याद कर लेते हैं तो जब कभी भी आप डिबेट करोगे या कभी भी आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को लिखोगे, वर्णनात्मक क्वेश्चंस को लिखोगे, तो वहां पर मैं आपको बता दूं बहुत लाभ करता है। जैसे कई सारे संस्कृत के श्लोक हमें याद हैं, लेकिन ठीक है कि उसकी उपयोगिता हो सकता है कि लेखन में ना पड़े, लेकिन व्याख्या करने में उसकी एक अलग उपयोगिता है। कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है, कई ऐसे उदाहरण। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, जिसकी याद करने की शैली क्षमता बहुत बेहतर है वह उन चीजों को याद करे। आपको अच्छी अच्छी लाइनें, लेखकों की लाइनें, ठीक है, संस्कृत के श्लोक, उर्दू भाषा के शब्द, ठीक है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। इससे बहुत सारे लाभ आपको मिलने लगते हैं। खैर, आप समझेंगे। तो 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है भाई नारद स्मृति में। इसका मतलब कि गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो चलिए उन 15 प्रकार के दासों की हम बात कर लें और इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। आइए, पहला बस नाम पॉइंट आउट करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ध्वजाहत, यह भी एक दास था। और यह कैसा था? युद्ध में बंदी बनाया गया व्यक्ति। अगर आप युद्ध लड़ने जाएंगे और बंदी बना लिए जाएंगे तो आप दास हो जाएंगे, चाहे किसी भी वर्ण के हों। दूसरा है क्या भाई? भक्त दास, ठीक है, दूसरा भक्त दास, यानी दुर्भिक्ष के समय भोजन प्राप्ति के लिए बना दास। दुर्भिक्ष के समय भोजन प्राप्ति, आप समझ रहे हैं ना, भोजन प्राप्ति के लिए बना दास। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए दुर्भिक्ष यानी कि अकाल, अगर अकाल पड़ गया और आप एकदम साधन विहीन हो गए, आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि आप भोजन तक नहीं कर सकते, आपके पास धन दौलत सब समाप्त हो गया, ऐसी स्थिति में आप अगर किसी से कहते हैं कि हम आपका दास बन जाते हैं, मुझे भोजन दे दो, तो ऐसे भी दास होते हैं, उनको बोलते हैं भक्त दास। इसके अलावा साहब तीसरा गृहज, घर में ही दासी से उत्पन्न दास। बहुत बढ़िया, घर में ही दासी से उत्पन्न दास। मतलब मान लीजिए कि आपने जो है क्या किया कि घर में किसी दासी को रख लिया, आप बड़े पैसे वाले हैं, धनवान हैं, और प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया तो भाई परिणाम सामने तो आना ही आना है। अब दासी से प्रेम होगा तो परिणाम जो होगा वो अभी दास होगा। मोहन हुआ तो दास और मोहनी हुआ तो दासी। तो ऐसे को गृहज बोलते हैं। अब अगर ऐसा कोई दिखे आपको तो उसको ये मत बोलना तुम गृहज हो, क्योंकि पढ़ा लिखा अगर होगा ना और गृहज को समझता होगा तो आपको उसी दिन छोटा करेगा कई इंच। अब पता चला कि आप लॉकडाउन
की स्थिति रही, कोरोना काल रहा, बहुत सारे लोग परेशान थे और आप में से किसी ने किसी की मदद कर दी हो भोजन व्यवस्था के लिए, और बाद में आपका कोई मित्र उसको बोले, मान लीजिए कि जिसकी मदद की गई हो चौड़ा होकर के कुछ आगे चल करके बोलेगा और कोई मित्र कहेगा अरे तुम तो भक्त दास हो, तो बात बिगड़ जाएगी भाई। ध्यान रखना, तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हो तो गलत काम मत करना। चलो आगे देखो, चौथा क्रीत, खरीदा दास, खरीदा हुआ दास, इसको बोलते हैं क्रीत। पांचवां दत्रिम, दत्रिम, माता पिता या संबंधियों द्वारा दिया गया दास। ठीक है, माता पिता, माता पिता या संबंधियों द्वारा, संबंधियों द्वारा दिया गया दास। छठा क्या है भाई? अच्छा, छठा पैतृक दास। पैतृक दास कौन है भाई? पिता की परंपरा से प्राप्त दास, कि पिता ही किसी को दास बना लिया और चलता आ रहा है। पिता की परंपरा, परंपरा, पिता की परंपरा से प्राप्त दास। आइए सातवां देख लेते हैं। सातवां दास कौन सा है? दंड दास। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैं यहां पर पॉइंट आउट कर दे रहा हूं। दंड दास, दंड स्वरूप बनाया गया दास, दंड स्वरूप बनाया गया दास, बनाया गया दास। आठवां, आठवां कौन है भाई? आहा, आहितक, आहित, आहितक, आहितक कौन है? धरोहर रखा गया दास, कि मैं मोहन को धरोहर रख के जा रहा हूं और जब तक मैं ना आऊं तब तक मोहन आपके घर का कार्य करता रहेगा। धरोहर, धरोहर रखा गया दास, रखा गया दास। अब किसी विद्यार्थी का नाम मोहन हो तो भाई बुरा मत मानना यार, मोहन एक उदाहरण है हमारा। ऋण दास, ऋण दास, ऋण न चुका सकने वाला, यानी कि ऋण न चुका सकने वाला दास, जिसने ऋण लिया हो, ऋण न चुका सकने वाला दास। इस कोरोना काल में बहुत लोग ऋण ले चुके हैं, तो उनको दास मत बनाइएगा भाई, ऋण न चुका सकने वाला दास। दसवां कौन है? अब तुम लोग आजकल दास ही खोजोगे। जुआ में जीता हुआ दास। ओहो हो, जुआ में जीता हुआ दास। 11वां कौन है भाई? दासी से विवाह करने के कारण बना दास। ये भी है, दासी से विवाह करने के कारण। मान लीजिए आप घर में कोई दासी काम कर रही है और बगल वाला कोई व्यक्ति उससे प्रेम कर लिया आपकी दासी से, तो वो भी दास बन जाएगा। तो दासी से विवाह करने वाला दास। तो अगर किसी के घर में कोई काम कर रहा हो, काम वाली, तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा विवाह करेंगे तो मालिक आपको भी काम वाला बना देगा और उसके बाद घूमना फिर गुरुजी को मत याद रखना, क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स जुगाड़ नहीं है। हमारे सोर्स जुगाड़ आप ही हैं जिनसे मैं लोगों को बचा सकता हूं। और अभी आप तैयारी कर रहे हैं, जब अधिकारी बन जाइएगा तब समाज में कहीं पर दिक्कत होगी तो आप लोग सहयोग करेंगे सामाजिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। निर्धारित समय के लिए बना दास, ये कौन सा है भाई? निर्धारित समय के लिए बना दास। 13वां कौन है? चोर डाकुओं द्वारा बेचा गया दास। चोर डाकुओं द्वारा बेचा गया दास। 14वां 15वां यहां लिख देता हूं, नहीं तो नाराज हो जाएंगे आप, उसी पे लिखते चले जा रहे हैं। सन्यास छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने वाला व्यक्ति, यह भी दास हो जाता है। सन्यास छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति, प्रवेश करने वाला, देख रहे हैं ना, मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच करके खुश हो रहा हूं। प्रवेश करने वाला व्यक्ति,
ये भी दास हो जाता है। मतलब आप सन्यासी हो चुके हैं, सकल कर्म कर थके गोसाई, सब काम कर चुके हैं, सन्यासी हो गए हैं, उसके बाद 70 वर्ष की अवस्था में प्रेम हो जाए आपको, नहीं तुम्हारे सिवा अपना चाहत करेंगे, कहानी बनी फिर। तो दास होंगे कि नहीं होंगे? अंतिम समय में जब प्रेम करेंगे तो प्रेमिका आपको दास बना लेगी, उस प्रेमिका का दास हो जाएंगे। फिर घर की सारी व्यवस्था आपको देखनी होगी, बाहर की व्यवस्था वह देखेंगी। 80 वर्ष की उम्र में, 70 वर्ष की उम्र में कौन सा बाहर का काम करके आएंगे? तो घर में रहेंगे तो दासी का काम करेंगे ना। तो इसलिए ऐसी हरकत नहीं करना है। एक बार सन्यास ले लिए हो, मतलब कि एक बार मोह माया से निकल चुके हो, तो बेटा दोबारा नहीं फंसने का। अगर फिर से प्रेम जागा तो फिर दास बनोगे। और दास का मतलब ये थोड़ी नहीं कि किसी बड़े व्यक्ति का ही दास बनो, किसी का भी दास। अब मैं नहीं कह रहा कि पति और पत्नी का प्रेम दास दासता का होता है, नहीं। लेकिन अगर पति द्वारा पत्नी का शोषण किया जाए, जबरदस्ती काम कराया जाए, अपने ही रूल रेगुलेशन नियम कानून को फॉलो कराया जाए, तो फिर दास्ता वाली बात है। और सेम वही पत्नी का भी होता है। आजकल पत्नियां बहुत मजबूत हैं, कानूनी व्यवस्था भी बहुत सहयोग होती है। आप कुछ कह के देखिए, तुरंत धमका देंगे। अभी 100 नंबर पे डायल करते हैं, सब दिमाग ठिकाने आ जाएगा। कई लोग तो देखो, कई हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं, छात्रा विद्यार्थी ऐसे हैं कि मन ही मन मुस्कुरा रही हैं, गुरुजी बिना मतलब का घर में आग मत लगाओ। हम थोड़ी नहीं लगा रहे हैं। मनोभाव होता है कि नहीं होता है, तो ध्यान रखना है। ऐसे भी दास। चलो 15वां कंप्लीट करके छोड़ देते हैं, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि पता नहीं क्या क्या परेशान कर रहे हैं। स्वयं अपने को बेचने वाला दास, स्वयं अपने को बेचने वाला दास। यार मैं भावुक हो गया। स्वयं अपने को बेचने वाला दास, बेचने वाला दास। देखिए, जब कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, कई सारी जिम्मेदारी आ जाती है, तो उसके मन में आता है कि कोई मुझे ही खरीद ले और मुझे इतने पैसे दे दे कि मैं घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर ले जाऊं। तो ऐसी भी स्थिति समाज में बनती है। और विश्वास करिए, जब जिस दिन आप समाज को समझने का प्रयास करेंगे, तो एक ऐसा तबका है कि जिसको अवसर मिले तो ऐसा काम कर दे। लेकिन चूंकि अब वर्तमान समय में तो अब अपराध है ना, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो इस स्थिति को ध्यान रखिएगा। खैर जो भी हो, मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी भी दास प्रथा, दास की बातें मन में नहीं लानी है। आप लोगों का मदद करिए जितना आपसे हो सके, और जिनकी मदद करिए उनको कभी ऐसे फील मत होने दीजिएगा कि बुरे वक्त में हम आपके साथ थे। भले वह उस चीज़ को समझेंगे, लेकिन आप नहीं फील होने देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि गुप्त काल में दास प्रथा में शिथिलता आई। जैसे रामशरण शर्मा के अनुसार गुप्त काल में हुआ क्या कि भूमि का जो आदान प्रदान, मतलब भूमि जो दान में दिया गया, उससे सामंतवाद का उदय हुआ। और उसकी वजह से फिर कहीं न कहीं सैनिकों की बढ़ोतरी, ठीक है, और कई सारी चीज़ें हुई, और लोग फिर से एक राजा बनने की स्थिति में आए। तो यहाँ पर जो लोग दासत्व जीवन जी रहे थे, वह कहीं न कहीं ऊपर उठने लगते हैं, सैनिक अवस्था में कार्य करने लगते हैं। और फिर इसके बाद जो भूमि था, जो एक ही विशेष वर्ग के पास था, राजाओं के पास था, अब वह टुकड़ी टुकड़ी के रूप में छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटने लगता है। तो उससे क्या होता है कि अन्य सामंतों का अभ्युदय होता है, और फिर उससे जो है कृषि कार्य में लोग अधिक जुड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया से कहीं न कहीं इसमें कमी को दिखाया सकता है, लेकिन दास प्रथा थी। आइए संक्षिप्त में थोड़ा सा हम स्त्रियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, स्त्री शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि गुप्त काल में स्त्रियों की क्या स्थिति रही। चलिए, गुप्त काल में स्त्रियों की दशा। देखिए, एक बात हम आपको बता दें, गुप्त काल में स्त्रियों की दशा जो है गिरावट आई, खराब रही, सीधी सी बात है, गिरावट। ठीक है, गिरावट आई पहले की तुलना में। गिरावट आई का मतलब कि पहले की तुलना में। ठीक है, तो इस चीज को आपको देखेंगे। इसका कारण क्या था कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई? कारण अगर आप यहां पर देखेंगे तो कारण की अगर मैं बात करूं तो कई कारण निकल करके आते हैं। पहला, उपनयन संस्कार का न होना। अभी मैं बताऊंगा कि इससे क्यों गिरावट आई। दूसरा, अल्पायु में विवाह। अगला पॉइंट, पर्दा प्रथा। अगला पॉइंट, सती प्रथा। देखिए, पहला जो है
उपनयन संस्कार का ना होना। हमने आपको पढ़ाया था कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उन्हीं को होता था जिसका उपनयन संस्कार होता था। इसीलिए आप देखेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, अगर हम लोग प्राचीन काल की बात करें तो आप देखेंगे कि उनका उपनयन संस्कार होता था, शूद्रों का नहीं होता था। इसीलिए शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। अब उस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना आपको बता रहा हूं। तो ऐसे इस काल में आप देखेंगे कि स्त्रियों का, मतलब जिसका भी उपनयन संस्कार नहीं था, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि स्त्रियों की दशा में गिरावट आएगी। अल्प आयु में विवाह, अब अगर कम उम्र में विवाह कर दिया जाएगा तो भी उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। 10 वर्ष में विवाह कर देना, 12 वर्ष में विवाह कर देना, 8 वर्ष में विवाह कर देना। कुछ तो ऐसे भी लोग थे कि अभी जन्म लिया ही कि पता चला कि लोग उसके मुंडन संस्कार में आ रहे हैं, छठियारा में आ रहे हैं, कर्ण छेदन संस्कार में आ रहे हैं, और आने के बाद पहले से बोल देते हैं कि मोहन हमारी बिटिया का विवाह तुम्हारे बेटे से होगा, लो तय हो गया। कुछ लोग तो ऐसे थे कि अभी 1 साल की नहीं हुई और पता चला कि विवाह कर देते हैं, और फिर आगे चल करके कई सारी कहानियां होती हैं। तो अल्प आयु में विवाह भी स्त्रियों की गिरावट है। लेकिन आज के समय में तो सब कुछ है ही, आज तो ऐसा कुछ है ही नहीं। जब आपकी इच्छा होती है विवाह कर लेते हैं, जब आपकी इच्छा होती है विवाह से अलग हटके संबंध बनाकर जीवन जी लेते हैं, लगता है। और कई सारी व्यवस्थाएं हैं, विधियां हैं, आप सब लोग मैच्योर हैं, समझ रहे होंगे भाव को बहुत ज़्यादा, आप हमें ना परेशान करें। पर्दा प्रथा रहती है तो भी स्त्रियां खुल करके नहीं जी पाती। मन के अंदर जो भाव होता है वो निकल नहीं पाता है, दब जाता है, कुछ कर नहीं पाती हैं। और सती प्रथा, ये भी कहीं न कहीं आप देखेंगे स्त्रियों की दशा में गिरावट। सती प्रथा की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा, अगर आपसे मैं पूछूं कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन बताएगा? अभिलेखीय साक्ष्य, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां मिला भाई? कौन बताएगा? कौन विद्यार्थी हमारा बताएगा? मैं इंतजार कर रहा हूं, बताओ, मैं सबका कमेंट्स पढ़ता हूं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन हीरो बताएगा? बताइए। बहुत बढ़िया। आप यहां पर देखेंगे भानुगुप्त का एक अभिलेख है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। एरण अभिलेख कहा जाता है, इसमें भानुगुप्त का एक मित्र था, इसका नाम था गोपराज। उसने जो है भानुगुप्त के तरफ से हूणों से लड़ा था। किससे? हूणों से। और यहीं पर गोपराज पराजित हो गया था और मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हो जाती है उसकी चिता पर। ऐसा प्रेम था या जबरन, भगवान जाने क्या था, बट ये बुराई है भाई, बुराई है। ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं आपको सती प्रथा एक दिन पढ़ाऊंगा अलग से। आप मतलब कांप उठेंगे। आप क्यों कांप उठेंगे? महिलाएं कांप उठेंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि महिलाएं तुरंत अब बगावत कर दें, ऐसी बुराई खत्म हो चुकी है, परेशान मत होइएगा। तो आप यहां पर देखेंगे सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य आपको यहां पर देखने को मिला। लेकिन इसके बावजूद गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। लेकिन इसके बावजूद कुछ स्त्रियों के नाम का उल्लेख मैं लेता हूं जो इस समय भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही थी, जिनको इतिहास का ज्ञाता कहा गया। तो इतिहास का ज्ञाता किसे कहा गया? तो भाई सुन लीजिए, कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें अनुसुईया का भी उल्लेख है। अनुसुईया, इन्हें कहा गया कि इतिहास की ज्ञाता थी। ठीक है, क्या कहा गया? इतिहास की ज्ञाता। इसके अलावा अमरकोश में शिक्षिकाओं का उल्लेख है। अमरकोश में शिक्षिकाओं का उल्लेख है। शिक्षिकाओं का उल्लेख। और अमरकोश में, अमर सिंह की रचना है, अमरकोश में शिक्षिकाओं का उल्लेख है। और इन शिक्षिकाओं को क्या कहा जाता था भाई? उपाध्याया और आचार्या। तो आप यहां पर देखेंगे उपाध्याया और आचार्या, इनको कहा जाता था। तो यहां तक आज की क्लास में आप लोगों ने देखा। आज एक टॉपिक और मुझे पढ़ाना था, भू राजस्व व्यवस्था, लेकिन मैं इस टॉपिक को कल पढ़ाऊंगा
आज नहीं, क्योंकि आज इतना ही आप पढ़ेंगे। भू राजस्व व्यवस्था को हम कल कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक दो टॉपिक और रह गए हैं, उसके बाद गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, और उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं सबका टेस्ट मैं लेकर के आऊंगा। वह स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, हायर एग्जाम्स सबका टेस्ट होगा, ताकि एंशिएंट हिस्ट्री आपका एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद नए सेगमेंट में हम आपके साथ जुड़ेंगे। आज की क्लास इतना ही। आप सभी लोग अपने अपने कमेंट्स जरूर दें। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे तुरंत मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का हृदय से शशांक आईएएस धन्यवाद ज्ञापित करता है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।